माध्यम से आपको हम फिजिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्नों का रिवीजन कराने वाले हैं बच्चों। इसमें हम क्वेश्चन हमारे पास बहुत से हैं, उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं और उनका बच्चों हम रिव्यू कराएंगे। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। आप समझिए कोई भी हमारा दर्पण बेटा अवतल दर्पण दिया गया, क्या दिया गया बेटा? अवतल दर्पण। और इसे पूछ रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चों? बन रहा है आवर्धित, सीधा बन रहा है, आवर्धित बन रहा है और सीधा बन रहा है। यानी सीधी सी बात देखो क्या बनेगा? आभासी। क्या बनेगा बच्चों? अब आपको पता है आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से बड़ा बनना, और ये स्थिति कब होती है? जब वस्तु को बच्चों हम दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं, तब वो एक ही ऐसी सिचुएशन होती, तभी वो एक ही प्रकार का इमेज बनाता है। ये मुख्य फोकस हो गया, इसके बीच जो हम रखेंगे वस्तु को, एक किरण जाएगी मुख्य के समांतर और ये अपवर्तन परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी बेटा? मुख्य फोकस से, और एक जाएगी ध्रुव से, फिर ये विपरीत दिशा में उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। दोनों किरणें असमांतर है, इनके बीच आगे गैप बढ़ता जाएगा। इन्हें हम वर्चुअली पीछे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इस तरह से इसका इमेज बनेगा। तो इसका सीधा और आभासी और आवर्धित इमेज बनता है। तो इसमें जो वस्तु की स्थिति होगी वो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होगी। तो उम्मीद करते हैं सभी को एक प्रश्न समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। जो एक्सप्लेन करके इस बता रहे हैं कि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन इसी तरह से आपके तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? आपको पता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f होती है, वक्रता त्रिज्या r होती है। तो जो f होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या r जो होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है। तो ध्यान रखिए ये दो रिलेशन है, कोई भी रिलेशन आपके ऑप्शन में मैच करेगा उसे टिक कर देना। या तो f बराबर r/2 दिया जा सकता है या r बराबर 2f हो सकता है, दोनों रिलेशन सही है बच्चों। अगला इसमें ऑप्शन दिया गया है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? आपको पता है ऑप्शन पे हमें देखना होता है। क्या देखना होता है? ऑप्शन पे। पहले हम आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करेंगे, सबसे पहले फिर हमको ऑप्शन देखना होगा। भाई ऑप्शन में 4 ही दिए होंगे, अब 4 में किस क्रम में दिए वो पे ध्यान देना होता है। लेकिन पहले 7 रंगों की बात करते हैं। फार्मूला होता है बेटा बैगनी, आह, पीली, नाला। ये क्रम बच्चों याद रखो। यहाँ पर ये बैगनी है, नीला है, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बच्चों लाल की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। 7 रंगों में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अब आपको पता है तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है आवृत्ति। जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, आवृत्ति क्या होगी उसकी? सबसे कम। आवृत्ति सबसे कम, और जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम, आवृत्ति सबसे ज्यादा। आवृत्ति सबसे ज्यादा। अगर हम बैगनी से लाल की तरफ बढ़ते हैं तो हमें तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा और आवृत्ति का घटता हुआ क्रम मिलेगा। अगर हम लाल रंग से बैगनी रंग की तरफ आते हैं तो हमें तरंगदैर्घ्य का घटता हुआ क्रम और आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम मिलता है। इसमें बच्चों हम देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिया गया लाल ही दिया गया है, तो लाल की ही तरंगदैर्घ्य क्या होती? सबसे ज्यादा होती है। बाकी हम ऑप्शन के हिसाब से तय कर लेंगे। ये सीरियल हम याद रखें, ये सीरियल हम लिख लिया करें, उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे कि अगर हम बैगनी से लाल की तरफ जा रहे हैं तो तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम या आवृत्ति का घटता हुआ क्रम, और अगर लाल से बैंगनी रंग की तरफ जाते हैं तो हमें आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम और तरंगदैर्घ्य का घटता हुआ क्रम प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, है ना बच्चों। अब बच्चों हम आगे क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने वाले हैं। वो प्रश्न है बच्चों, प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश किरण के गुजरने पर सबसे अधिक कौन सा रंग विचलन होगा? अब आपको पता है ये बच्चों जो प्रिज्म होता है, यहाँ से श्वेत प्रकाश डालोगे तो ये 7 रंगों में टूटता है। किस रंगों में टूटता है? 7 रंगों में। 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे ज्यादा कौन विचलित होगा? सबसे ज्यादा कौन विचलित होगा? बैंगनी। कौन विचलित होगा बेटा? क्योंकि बैंगनी जो होगा वो सबसे लास्ट में मिलेगा। मिलेगा बेटा
सबसे लास्ट में मिलेगा। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले कौन मिलेगा? लाल मिलेगा। कौन मिलेगा बेटा? लाल। और सबसे बाद में कौन मिलेगा? बैंगनी। तो बैंगनी रंग का विचलन ज्यादा होता है, इसीलिए सबसे बड़ा विचलन कौन होगा? उसके लिए बैंगनी रंग का होगा। अगला क्या है? आपके घर में टीवी और एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.7 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या होगी? बच्चों समझो हमारी बात। यानी आपके घर पर एक टीवी लगा हुआ है और टीवी और एलईडी जो वोल्टेज है दिया गया 75 वोल्ट दिया गया है, एक 0.75 वोल्ट दिया गया है और करंट उसके लिए जो जरूरी होती है वो 100 मिली एम्पियर जरूरी होती है। बच्चों समझो, यहाँ पे पूछ रहा शक्ति कितनी होगी, तो शक्ति को निकालने के 4 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है P बराबर W/T, एक फार्मूला होता है P बराबर V²/R, एक फार्मूला होता है P बराबर V × I और एक होता है P बराबर I²R। तो ये इतने फार्मूले हैं। अब इस फार्मूले से कोई फार्मूला मैच करेगा, जिसे हम अप्लाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर V और I मैच करा तो P और V × I लगा देंगे। तो P और V की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 0.75 और ये कितना है? 100। तो बेटा कितना आएगा? 75 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो करंट है बच्चों वो मिली एम्पियर में जो ली गई है और वोल्टेज लिया गया है, तो जो आंसर आएगा बेटा वो 75 मिली वाट में आएगा। किसमें आएगा बच्चों आंसर? 75 मिली वाट आंसर आएगा और वो इस ऑप्शन में मैच भी कर रहा है। तो 75 मिली वाट भी ले सकते हो और चाहो तो इसे वाट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? P बराबर आपको पता है मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ तो 75 × 10⁻³ वाट इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लघु परिपथ में धारा का मान कैसा होता है? लघु परिपथ का मतलब होता है जब परिपथ में लघु पथन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। यानी कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट यानी लघु पथन, हिंदी में क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट को शॉर्ट सर्किट सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका हिंदी नाम जानकारी में सबको कठिन लगता है, लघु पथन कहते हैं। और लघु पथन के समय बच्चों जो धारा होती है वो होती है अधिकतम। क्या होती है बच्चों? अधिकतम। और प्रतिरोध होता है न्यूनतम। प्रतिरोध बच्चों क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो उम्मीद है ये बात समझ हो सकता है। इस बार धारा में आया, अगली बार हो सकता है प्रतिरोध पूछ लिया जाए। तो लघु पथन के समय धारा का मान अधिकतम और प्रतिरोध का मान न्यूनतम हो जाता है। उम्मीद करते हैं सबको ये बातें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन है परिनालिका का उपयोग किया जाता है। परिनालिका का उपयोग इसमें ऑप्शन दिया विद्युत परिपथ बनाने में, वैद्युत चुम्बक बनाने में, धारामापी बनाने में, वितरण भाग सभी ने पढ़ा है। परिनालिका क्या होती है? आपको पता है कोई अचालक हमने ये दिया होता है क्या? अचालक एक बेलनाकार पाइप होता है। अचालक बेलनाकार पाइप होता है, होता कि नहीं होता है? उस पर यदि हम कोई तांबे के तार को लपेट देते हैं और उसके फ्री एंड पर बैटरी लगाते हैं तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। सभी को पता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसका मतलब क्या है? इसे चुंबक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? वैद्युत चुंबक बनाने में। समझ रहे हो बेटा? तो उम्मीद करते हैं ये भी सभी को बात समझ में आई होगी। बोलो बेटा। फिर बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों, सब हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों का रिवीजन हो रहा है और ये बच्चों को बहुत ही बेनिफिशियरी प्रूव होने वाला है। अगला बच्चों क्वेश्चन है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा? अब आपको पता है एक हमारा उत्तल लेंस है बच्चों, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये प्रकाशिक अक्ष है और ये क्या है बच्चों? ये उसकी क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका प्रथम फोकस है, ये इसका द्वितीय फोकस है और ये बच्चों 2F1 है और ये बच्चों क्या है? 2F2। तो अगर बेटा वस्तु 2F1 पर रखोगे, वस्तु को कहाँ रखोगे? 2F1 पर, तो उसका आकार समान होगा और वो वास्तविक होगा। वास्तविक की पहचान क्या होती है लेंसों के केस में? कि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दाहिनी ओर बनते हैं और उल्टे बनते हैं। तो एक किरण बेटा जाएगी मुख्य अक्ष के प्रकाशिक के समांतर और के बाद प्रथम फोकस से जाएगी और अगली जाएगी प्रकाशिक केंद्र से और जाकर के दोनों काटेंगे 2F2 पर। तो 2F2 पर इसका इमेज बनना होगा। समझ रहे हैं? तो अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें उत्तल लेंस के सामने 2F1 पर रखना होगा जो ऑप्शन में लिखा गया है, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच लिखा होगा। तो यहाँ पर हमने उत्तल लेंस की बात की थी, यहाँ पर उत्तल लेंस की बात की, पन्ना पलट गया है। तो उत्तल लेंस में आ गया बेटा
फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर दिया गया, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, यानी क्योंकि इसकी जो प्रथम फोकस दूरी दूसरी फोकस दूरी क्या होती है, समान होती है, तो इसकी जो दुगनी दूरी होगी वो 2f1 ही तो होगी, इसीलिए उसको हमने 2f1 और 2f2 से डिनोट किया है। अगला बेटा प्रश्न है हमारा, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार का बनेगा। अब आपको पता है उत्तल दर्पण जो होता है वो केवल वस्तु की दो ही स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु जब अनंत पर होती है और अनंत और ध्रुव के मध्य होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वस्तु कहाँ पर रखी गई है, अनंत और ध्रुव के मध्य, अनंत और ध्रुव के मध्य। तो ये बेटा ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, वस्तु की स्थिति ये है बच्चों। तो एक में जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और ये कुछ इस तरह से परावर्तित होगी, मुख्य फोकस पे जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से एक वक्रता केंद्र की तरफ केंद्रित होगी। इसे बढ़ाओगे बेटा वक्रता केंद्र पर जाके मिलेगी। तो दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं, P और F के बीच काट रही हैं। तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य होगा और आभासी होगा और सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा। और इसी स्थिति में गाड़ी में लगा हुआ उत्तल दर्पण किसी पीछे से आने वाले वाहन का इमेज बनाता है और हम देख लेते हैं और गाड़ी को साइड कर लेते हैं। मैं ना लगाऊं, उड़ाते हुए चला जाएगा और तुम ग्राउंड ले जाओगे बस।